वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। ऑब्वियसली बहुत अहम इशू है पिछले दिनों में। पहले अली अमीन गंडापुर साहब का जहां इस्तीफ़ा आया, फिर नए वज़ीर आला जो थे उनकी नॉमिनेशन, इलेक्शन और फिर जो कानूनी और सियासी चैलेंजेस थे, तो इस हफ्ते में तो बहुत एक अहम स्टोरी रही है ये। मगर हम कह सकते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी जो मराहिल थे इस सारे मसले में वो तो तय हो गए। वज़ीर आला न सिर्फ वो इलेक्ट हो गए, उनके ख़िलाफ़ जो हम कह सकते हैं कानूनी चैलेंजेस थे वो भी सब निमट लिए, उन्होंने हल्फ भी ले लिया और गुज़िश्ता रोज़ वो सेक्रेटेरिएट भी पहुँचे। अब ऑब्वियसली आज की जो ख़बर थी जिसका हमें कल ही अंदाज़ा हो गया था वो यही थी कि वज़ीर आला ने आज जाना था एडियाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करने। वो गए भी मगर वहाँ उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। ये भी उन्होंने बताया कि उनकी गुफ्तगू हुई थी वज़ीर आज़म साहब से फ़ोन पर, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने फ़ोन करके उनको मुबारकबाद दी, जिसमें ये बात भी हुई कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि मैं बताता हूँ, मगर फिर उनसे उनका राब्ता दोबारा नहीं हुआ। ना शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया, ना कोई बात हुई। अडियाला जेल के बाहर इंतज़ार करके जो ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो वापस आ गए हैं। बट ज़्यादा अहम ऑब्वियसली नए वज़ीर आला बन गए हैं। अब उन्होंने अपनी काबीना जो है उसका भी इंतखाब करना है और उस पर गुफ्तगू हो रही है। सबकी नज़रें उसी तरफ लगी हुई हैं कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हीं की काबीना के लोग जो हैं वो हमें दोबारा नज़र आएंगे या तब्दीलियाँ आएंगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से ऑब्वियसली कुछ कयासराई भी हो रही है कि कौन से नए, पुराने या तजुर्बाकार चेहरे होंगे जिनको काबीना में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से ये तो बताया ही जा रहा है कि जो मुज़म्मिल असलम साहब हैं, जो मईशत को देख रहे थे, उनको गालबन रिटेन किया जाएगा। इसके अलावा कौन रिटेन होगा या नए चेहरे आएंगे ये अभी वाज़े नहीं है और इसी पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इस सारे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद मुज़म्मिल असलम साहब साबिक मुशीर हैं ख़ज़ाना के, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और हमें ज्वाइन किया अरशद अज़ीज़ मलिक साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये सब मामलात पे। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रेजिडेंट एडिटर हैं जंग पेशावर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मुज़म्मिल साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बताएं, ये बात आप कंफर्म करेंगे क्योंकि बाकी तो काबीना का किसी को कुछ पता नहीं है, मगर ये ज़रूर कहा जा रहा है कि आप जो है, आपके बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि आप नई काबीना का भी हिस्सा होंगे। देखें जी, मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने जो मेरे पे एतमाद का इजहार किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। और जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने उसका ऐलान किया बाहर आके, जब अडियाला जेल में पिछली जुमेरात को मुलाकात हुई, और ये एक हफ्ते पहले की बात है, तो मेरे लिए तो ये एक जिसे कहते हैं कि आप जो समझ लें कि पूरी ज़िंदगी या मेरी उसका जो है एक निचोड़ मिल गया है। मुझे एक एंडोर्समेंट खान साहब से मिली, क्योंकि खान साहब के पास से कंटिन्यूटी लेना जो है ना, एक कोई आसान काम नहीं है। आपको पता ही है माजी में कितने वजीर खजाना हमारी पिछली हुकूमत में भी चेंज होते रहे। तो अब मेरे लिए ये एक एजाज है, मैं यही कहूँगा, इनका एतमाद है। बाकी लेकिन दूसरी चीज ये है कि नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है कैबिनेट का, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जी मैं ही अगला वजीर खजाना हूँ या मुशीर खजाना हूँ। नोटिफिकेशन आ जाएगा, चांद चढ़ेगा तो सब देख लेंगे। बाकी मैं लेकिन मेरे लिए इस नोटिफिकेशन से ज्यादा अहमियत जो है वो खान साहब का जो है एतमाद जो उन्होंने मेरे पे जाहिर किया वो है। सही। तो यानी कि सर वैसे ये कि खान साहब ने आप पे एतमाद का इजहार किया, ये आपको सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब से पता चला है, और हैव यू हर्ड इट फ्रॉम अदर सोर्सेज आल्सो? नहीं, मैं उस दिन खान साहब से मिला, मेरी मुलाकात भी हुई थी अंदर अडियाला में, जिस दिन सलमान अकरम राजा साहब ने ऐलान किस किया। दिन सर? ये लास्ट थर्सडे आई मेट हिम। अच्छा 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 अडियाला। अच्छा जी जी। तो वो मैं गया अच्छा था और उनको जो है पूरी
जो खैबर पख्तूनख्वा की माशी सूरत हाल थी उससे आगाह करने गया था और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल। ज़्यादा वक्त हमारा पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे बातचीत होती रही कि क्या पोजीशन है, IMF के साथ क्या चल रहा है, वैसे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स का क्या हो रहा है और ये तमाम चीज़ें। तो फिर उन्होंने जो है वहीं मुझे भी एक बोला था कि कंटिन्यूटी है, तो लेकिन तो मैंने मुजम्मिल साहब ये मतलब बताइएगा कि ये क्या इमरान खान साहब से जेल में आपकी पहली मुलाकात हुई है? नहीं, मैं मिलता रहा हूँ पिछले जब से वो अच्छा। जेल में है, मैं 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ उनसे। ओके, ठीक है सर। यहाँ अगर आप इजाज़त दें तो अरशद अजीज़ मलिक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी जी, अरशद प्लीज़। साहब, आपने मुजम्मिल साहब की बात सुनी, तो सर ये बताइएगा, मुजम्मिल साहब का तो मोरलेस कंफर्म्ड ही लग रहा है कि ये उस काबीना का हिस्सा रहेंगे, बट इसके अलावा सर क्या गुफ्तगू है या गपशप है इस पेशावर में कि काबीना में सब नए लोग आ रहे हैं, कुछ पुराने चेहरे गंडापुर साहब की भी काबीना के होंगे कि नहीं होंगे? जी शुक्रिया। असवा ऐसे है कि मुज़म्मिल साहब तो कन्फर्म हैं। इनका तो ऐलान इमरान खान साहब ने खुद कर दिया है और जिनका ऐलान इमरान खान साहब कर दें तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बहरहाल दूसरा नाम जो चल रहा है बैरिस्टर सैफ साहब का चल रहा है। बैरिस्टर साहब के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश है। तो यहाँ पे पार्टी के अंदर बड़ा इख्तिलाफ है। यहाँ पे जितने भी पार्टी है वो बैरिस्टर सैफ साहब के अगेंस्ट है और बाकायदा सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती रही है। अभी भी अगर आप देख लें 2-3 दिन से यही कैंपेन चल रही है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और फिर इसको दोबारा शामिल करना, तो वो एक वो चल रहा है। उसके साथ देखते हैं कि अब पार्टी उसके हवाले से इमरान खान साहब ने अगर कह दिया कि इसको शामिल करें, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि शामिल करना होगा, फिर तो कोई दूसरी सही। राय नहीं है। अलबत्ता अगर उन्होंने पूछा कि पार्टी फैसला करे तो फिर शायद उस पर पार्टी के अंदर डिस्कशन हो। इसके अलावा इमरान खान साहब पिछले कोई 1 साल से कह रहे थे अली अमीन गंडापुर को कि तैमूर सलीम झगड़ा को लेके आओ, कामरान बंगश को भी शामिल कर लो। तो ये 2 नाम जो हैं पिछले 1 साल से चल रहे थे। लेकिन अली अमीन साहब उनको शामिल नहीं करना चाह रहे थे और वो बार-बार ये बात होती थी कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा है और आप शामिल नहीं कर रहे। अब ये महसूस हो रहा है कि वो 2 लोग भी हो सकता है एक तीसरे हैं शौकत यूसुफज़ई साहब, इनको दोबारा शामिल कर लिया जाए। लेकिन पार्टी के अंदर मामला ये है कि यहाँ पे एक तो ग्रुप्स है काफ़ी और वो हर ग्रुप चाहता है कि उसका बंदा इसके अंदर एंटर हो जाए। किसी का भाई है, तो किसी ठीक। का ग्रुप का हिस्सा है। तो अगर आपको याद हो तो अली अमीन पर भी यही प्रेशर था और वो अक्सर यही कहते थे कि जी जनाब ये उस ग्रुप का है, ये उस ग्रुप का है, अगर इसके भाई को निकालूँगा तो ये इश्यू बन जाएगा मेरे साथ। तो वो एक प्रेशर था। हालाँकि आप देखिए उनकी कैबिनेट में नाअहल लोग भी थे, नालायक लोग भी थे और अच्छे लोग भी थे, जैसे मुज़म्मिल साहब हैं, काबिल आदमी हैं, अपनी फ़ील्ड के काबिल तरीन आदमी हैं, तो अच्छे लोग भी उसपे थे। लेकिन अगर उसी को रिटेन किया जाता है तो मैं समझूँगा फिर तो कोई चेंज ना आई ना। अगर आप उसमें से अच्छे चेहरे ले लेते हैं और ठीक। जो बाकियों को आप छोड़ देते हैं, तो अगर नए चेहरे आ जाते हैं तो फिर हमें तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन पार्टी के अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर बैरिस्टर सैफ साहब आ गए, इसका मतलब है कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ से हम चले थे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मुजम्मिल असलम साहब से और अरशद अजीज़ मलिक साहब से और हम उनसे बात करें खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना के हवाले से बात हो रही है। मुजम्मिल साहब, ये जो बहुत अहम बात की अरशद अजीज़ मलिक साहब ने बैरिस्टर सैफ के हवाले से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की भी जब हुकूमत थी तो ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारे आपके जो पार्टी के कॉलीग्स हैं वो टीवी शोज में बैठ के कहते थे कि अगर उनसे आप कहें ना कि बैरिस्टर सैफ ने ये कहा, तो वो कहते थे उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनकी बात का हमसे मत पूछें। तो सर ये बताएं कि आपने कुछ सुना है इस हवाले से? क्या बैरिस्टर सैफ के नाम पे बहस हो रही है, डिबेट हो रही है या फैसला हो चुका है? देखिए आरफा, मैं जो मेरा इस पार्टी में हमारी जो PTI में रोल है ना, वो मेरा रोल बड़ा टनल है विजन के हिसाब से, और दैट इज इकोनॉमी। और ट्रस्ट में पिछले 19 महीने में भी जितनी हमारी पार्टी की और KP हुकूमत की सियासी सरगर्मियां, पार्लिमानी कमेटी के इजलास, मैं कभी भी उसका हिस्सा नहीं रहा। और जब पिछले हफ्ते जब वजीर आला साहब ने जब रिजाइन किया,
तो थर्सडे को मैं अडियाला जेल में था और फ्राइडे को मैं कराची चला गया था, और मैं कराची में ही फिर 2-3 दिन रहा, और फिर मंडे को मैं इधर वापस आया। और उसके बाद से नए वजीर आला साहब से मेरी बड़ी मुख्तसर सी एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने जो है पिछले 19 महीने में हमारा जो भी सूबे के माली मामलात थे उस पर उन्होंने एक जायजा मेरे से मांगा था कि अब जरा मुझे बता दो। उसके बाद भी मैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे वजीर आला के इर्द गिर्द उनको मुबारकबाद के लिए लोग वहाँ पे चाय शाय ये वो, तो मैं आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट, और मैंने ये हमेशा से अपने आप को इस तरीके से रखा है। और मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर कि क्या जी किसको किसी गार में रहते हैं आप पेशावर में, आपने का मतलब कि कोई गॉसिप शॉसिप भी नहीं सुनी? ये कैसे हो सकता है सर? ऐसे तो ना जाती करें ना आप हमसे। नहीं, मैं आरफा, मुझे कोई वो नहीं है, उसमें कबात नहीं है। अगर मैंने गॉसिप एक भी सुनी हो तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ये 19 महीने में भी मेरा एक स्टाइल था, वर्किंग स्टाइल था, कि मैं जितने भी हमारे कैबिनेट के लोग और जितने लोग होते थे, मैं या उनसे कैबिनेट में मिलता था या अपने ऑफिस में मिलता था। पर्सनली मैंने किसी से कोई मुलाकात कभी नहीं की, बल्कि इवन आपको हैरत होगी ये सुन के यानी कि कि सर पिशावर में मुझे जो है एक यहाँ मुनाल रेस्टोरेंट के अलावा रेस्टोरेंट्स का भी नहीं पता कि कौन से हैं, हालांकि पिशावर कितनी मशहूर जगह खाने पीने सर मैं की है यही वो। कहने तो वाली थी, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि कहीं आप किसी के साथ चपली कबाब खाने भी नहीं गए, कोई गपशप भी नहीं लगाई? नहीं चलिए नहीं, अरशद बिल्कुल साहब नहीं। से पूछ लेते हैं, उन्होंने जरूर। अरशद, हाँ जी फरमाए सर। एक आध दफा टेक अवे में मंगवा लिया था बस, उसके अलावा कभी भी नहीं। बस मतलब कि खाना भी आप अकेले ही बैठ के कमरे में खाते हैं। वेरी सैड लाइफ आई मस्ट से। जी अरशद साहब, नहीं, आप, वो मैं इसमें उम्मीद मैं एक करती हूँ बात सर कि आप नहीं लोगों नहीं, के साथ पटा चीज बता टिक्का दूं। और चपली कबाब खाते हैं। हाँ जी बताएं सर, मेन्यू के अलावा मैंने एक कुछ जगह पढ़ी बताइएगा, थी। मुझे ये सैड लाइफ नहीं सुननी आपकी। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इफ यू लर्न टू लिव अलोन नोबडी कैन बीट यू। तो वो मैंने आर्ट सीखा है पिछले 19 महीने। चले सर, आपको इससे ये नहीं कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि आप भी खान साहब से इंस्पायर होके अकेले रह रहे हैं आजकल, कि जब तक वो जेल में आप भी अकेले रहेंगे पेशावर में। अरशद साहब, अल्लाह करे आपने किसी के साथ चपली कबाब खाए हैं, पट्टा टिक्का खाए हैं, आप हमें कुछ बता देंगे कि क्या सोच रहे हैं। ये मुजम्मिल साहब तो बिल्कुल ही बेचारे अकेले रह गए पेशावर में। असल में मुजम्मिल साहब जो है ना, वो अदाद शुमार में इतना फंसे होते हैं ना कि जब पूछो तो मीटिंग में हूँ, रात को पूछो मीटिंग में हूँ। मैं कहता हूँ सुबह से रात तक मीटिंगें चल रही हैं। लेकिन ये है, आपको मैं बताऊं कि हमारा जो इकोनॉमी हमारे सूबे की थी, उसकी ये हालत हो गई थी कि जब इनकी हुकूमत आ रही थी, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा लेकिन फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जब इनकी हुकूमत आई तो आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट कोर पे आ जाती है सरकारी मुलाजमीन की। यहाँ पे पहली दफा इस तारीख में हमारी केपी के हुआ कि तनख्वाह ही नहीं मिली लोगों को, और 2 तारीख आ गई, 3 तारीख आ गई। तो ये इस किस्म के हालात थे हमारे। और क्या हमारी किटी में मेरा ख्याल है 20 अरब रुपया होगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुजम्मिल साहब मुझे करेक्ट कर देंगे। अभी सूरत हाल अगर आप इनसे पूछे तो मुझे भी एज ए जर्नलिस्ट पता है कि 285 अरब रुपया इनके पास पड़ा हुआ है। तो आखिर कहाँ से दिया? और आपको पता है आजकल भी इन्होंने जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उसकी दूसरी सहमाई के पैसे जारी किए हैं, जो कोई 25-30 अरब रुपया है, तो पहले भी जारी कर चुके हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये कि 50 अरब रुपया आप वो भी जारी करते हैं, फिर आप तनख्वाहें भी दे रहे हैं सारे। अच्छा साहब वक्त जरा कम है, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस जमाने में हालत बहुत खराब हुई और उसको संभाला फिर मुजम्मिल साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो सबको पता है, इसीलिए तो अच्छा सर, अरशद साहब फिर ये बताएं, ठीक है हाँ अरशद साहब, अब ये बताएं ना कि आपने, क्योंकि तैमूर झगड़ा साहब और कामरान बंगश साहब का भी नाम लिया, तो कोई पोर्टफोलियोज हैं, कोई उनके लिए कोई बात हो रही है? और दूसरा, असद कैसर साहब के भाई ने भी इस्तीफा दिया था पिछले दिनों में, क्या वो वापस आएंगे? शकील साहब के बारे में जिनको गालिबन गंडापुर साहब ने निकाला था, जो मेरी इत्तलात हैं शकील साहब को वापस ला रहे हैं, और स्पीकर साहब का जो भाई आकिबुल्ला उसको भी वापस ला रहे हैं। जो शाहराम के भाई हैं उनका भी कंफर्म नहीं है। उसके अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं उसके अंदर अरशद अयूब हैं, डॉक्टर अमजद हैं, खलीको ज़मान है, फ़खर जहान है। ये थोड़े ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में काम किया है। और भी काफ़ी सारे नाम है, क्योंकि 33 और 32 के करीब तो कैबिनेट थी ना, काफ़ी लंबी चौड़ी वो थे। तो लेकिन ये है कि अगर इसमें से अगर ये काबिल लोग ऐसे लेके आए जो काम करें तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर की मिसाल इनके सामने है। मैं ये बता रहा हूँ कि
अगर कोई अच्छा काम करेगा तो मैं ही बैठ के कहूंगा कि जी इस डिपार्टमेंट में काम बड़ा अच्छा हो रहा है, और ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर काम नहीं हो रहा। जब मैं यहाँ बैठ के ये कहता हूँ ना कि जी डिपार्टमेंट में काम नाअहल लोग हैं, उसको समझ ही नहीं होती। यानी बाद ऐसे लोग भी थे, मैं मिसाल नहीं देना चाहता यहाँ पे, कि वो डिपार्टमेंट में गए, जब जाके उन्होंने क्वेश्चन किए ना सेक्रेटरी से, तो वो परेशान हो गया सेक्रेटरी के, मिनिस्टर साहब को तो कुछ पता ही कोई नहीं, ये मिनिस्ट्री क्या चलाएगा। तो ऐसा नहीं तो करना सर ये चाहिए। जो कामरान बंदा जिस चीज बंगश और का तैमूर झगड़ा साहब किधर आ रहे हैं? अच्छा कौन से पोर्टफोलियोज पे उनका नाम आ रहा है? तैमूर के हवाले से इत्तलात ऐसी हैं कि उनको हेल्थ का देंगे, क्योंकि वो पहले उनके पास, आपको याद हो तो हेल्थ भी वो चला रहे थे। तो हेल्थ में उन्होंने काफी काम किया था। ये जो एमटीआई है, हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, और काफी बुरी हालत है एमटीआई इस हॉस्पिटल्स की। और इन हॉस्पिटल्स के लिए बंदा ऐसा ही चाहिए। तो अगर तैमूर आ जाता है, मेरा ख्याल है कि वो काम करेगा। और इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो आखिरी दिनों में चेंजेस भी हो गई थी, वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए, क्योंकि काम नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो सारी टीम जब आपकी अच्छी नहीं होगी ना, तो एक वज़ीर आला कुछ भी नहीं कर सकता। अली अमीन ठीक। साहब को काफ़ी चीज़ों का इल्म था, और वो फिगर्स के साथ बात करते थे। बड़ा अच्छा उनका वो, मैंने उनको देखा मीटिंग्स में कि उनको हर चीज़ ज़बानी याद होती थी। अक्सर प्रोजेक्ट्स हमें भूल जाते हैं, उनको याद होते थे फिगर्स के साथ। तो मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपके कप्तान बनाना है, टीम भी अच्छी बना के उसको दें, ताकि वो लोगों का जो मसाइल है ठीक। वो तवज्जो दे। ठीक है, बाकी एहतजाज भी चलेंगे, बाकी तहरीकें भी चलेंगी, लेकिन गुड गवर्नेंस जो है ना, इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। और इमरान खान साहब जो कह रहे थे ना कि परसेप्शन बहुत है यहाँ बहुत पे शुक्रिया रिश्वत हमारे का, दो उसको ठीक मेहमानों का, होना। ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अदलिया, वकला, जुडिशरी के हवाले से। आज बहुत अहम दिन है जुडिशल पॉलिटिक्स की। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात हैं 2025 के, वो आज उनकी पोलिंग हुई। शाम 5 बजे तक हम कह सकते हैं कि वोट पड़े। दो ही साइड्स अमूमन हम देखते हैं इस इलेक्शन में। एक तरफ तो प्रोफेशनल ग्रुप यानी कि हामिद खान ग्रुप है, उनकी तरफ से जो उम्मीदवार थे वो तौफीक आसिफ साहब थे, और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता है, और उनके उम्मीदवार थे हारून रशीद। सेक्रेटरीज के लिए भी दोनों ग्रुप्स की तरफ से लोग सामने थे। अभी तक तो जो वोटिंग सामने आई है, मोर और लेस रिजल्ट्स वाज़े ही हैं। उससे यही लग रहा है कि जो आसमा जहांगीर ग्रुप है यानी कि इंडिपेंडेंट ग्रुप है, वो इस इलेक्शन को जीत चुके हैं। जिस भी शहर में वोटिंग हुई है वो आगे ही नज़र आ रहे हैं। पिछले साल भी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने ही ये इलेक्शन जीता था। वैसे तो ऑब्वियसली एक हम कह सकते हैं प्रोफेशनल बॉडी का इलेक्शन है, मगर ये इलेक्शन जो है इसका न सिर्फ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है हमारी सियासत के साथ भी, और उसके साथ साथ जो हमारी अदलिया है उसके हवाले से भी। तो इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब और हसनात मलिक साहब। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे, सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी हसनात साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सरप्राइजिंग रिजल्ट, यू वर एक्सपेक्टिंग इट, कैसे आप इसको देखते रहे? देखिए, ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिपेंडेंट ग्रुप की जो वर्किंग है वो ज़बरदस्त है, और जो ट्रेंड चल रहा है उसी तरह हुआ तो वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल ग्रुप का नारा था कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ ये एक रेफरेंडम है, तो उस पर ये था कि जी क्या पता खामोश वोटर जो है वो टर्न करे, वोट दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वोट इंडिपेंडेंट ग्रुप को मिले हैं। उन्होंने वेल मैनेज किया हर जगह अपना, और सारे स्टेशन तकरीबन जीते हैं। फिर इस्लामाबाद के स्टेशन में कोई 10-15 वोटों से मे बी तौफीक साहब जीत जाएं, अभी वोटिंग चल रही है। बाकी उन्होंने बड़े मार्जिन से, लाहौर में 200 वोट से वो जीते। कराची जैसी जगह जहां जी, तो वो फैक्टर्स बहुत सारे इसमें हैं। मेरा ख्याल है कि जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनका और एहसन बून का जो वर्किंग है और जिस तरीके से उनका ग्रुप ऑर्गेनाइज है, काम करता है, वो उन्होंने उसको यानी साबित किया है। और अगर ये कहना कि जी जो वो हुकूमत की सपोर्ट थी, तो हुकूमत की सपोर्ट जब ये पीटीआई दौर में दूसरे ग्रुप के, जब लतीफ़ अफरीदी इनके कैंडिडेट थे तो उनके मुखालिफ के साथ हुकूमत खड़ी थी, फेडरल गवर्नमेंट भी थी और दूसरी सूबाई हुकूमतें भी थी, लेकिन इन्होंने लतीफ़ अफरीदी को जितवाया था।
तो ये मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनल ग्रुप को भी देखना है कि सिर्फ नारे तकारीर नहीं, आपको जो एक वेलफेयर है, इसमें मेन चीज़ है। एक का नारा था इंडिपेंडेंट ग्रुप का कि हम वेलफेयर करते हैं वकला के, और दूसरों का है कि जी हम नज़रियात की सियासत करते हैं, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं। तो लोगों ने वेलफेयर प्रेफर की है, वकला ने वेलफेयर को वोट दिया है, चाहे हम कहें जी प्लाटो को वोट दिया है या जिसको भी, तो वेलफेयर उन्होंने देखी है कि जी ये जो ग्रुप है ये हमारी वेलफेयर करता है। बाकी ये ग्रुप 26वीं तरमीम का सपोर्टर है, और मे भी 27वीं तरमीम में भी उन्होंने कहा कि आईनी अदालत भी वक्त की ज़रूरत है। तो अब हुकूमत को मसला तो कोई नहीं है। बिल्कुल सही साकिब साहब, यही बात कि अगर अब जिसको वेलफेयर कह रहे हैं हसनात साहब, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी पोलाइट टर्म टू यूज़ क्योंकि ये हमने पहली दफ़े तो होते नहीं देखा, प्लॉट्स भी बट रहे हैं, पहले सिर्फ बार्स को पैसे दिए जाते थे। तो सर अब ये बताएं कि अब एक तरफ तो हुकूमत का हाथ मजबूत हुआ है, मगर क्या हुकूमत को सचमुच अपना हाथ मजबूत करने की ज़रूरत थी? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम जब हुई है तो उसके बाद कौन सी कोई वकला की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा कदम लिया गया जिससे हुकूमत को या जो 26वीं आईनी तरमीम के आर्किटेक्ट्स हैं उनको कोई फ़र्क पड़ा हो? हुकूमत को बिल्कुल इसकी ज़रूरत थी और इसका इंतज़ार हो रहा था। बल्कि अभी 16 को आज ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए हैं, नवंबर के पहले हफ्ते 1 नवंबर को बार काउंसिल्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनका भी इंतज़ार है। इसका ख़ास तौर पर इंतज़ार था। जो आपने सवाल किया कि 26वीं आईनी तरमीम होते वक्त उसके बाद उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आई, तो उसका आप सीक्वेंस देखें ना कि शहजाद शौकत साहब वो भी इंडिपेंडेंट ग्रुप के थे, उन्होंने बिल्कुल कोई, बल्कि वो काजी फाइसा के साथ साथ मिल के चल रहे थे, जितने मामलात वो कर रहे थे। फिर शहजाद शौकत साहब गए, रऊफ़ अता साहब आ गए। रऊफ़ अता साहब ने बिल्कुल हुकूमत को कोई चैलेंज नहीं दिया किसी सतह का, बल्कि जो हुकूमत की मर्जी मंशा जो थी वो उन्होंने किया। इवन मैं कहता हूँ रऊफ़ अता साहब बलूचिस्तान से थे, कोई मिसिंग पर्सन का मामला, कोई सिविल सोसाइटी के साथ जो कुछ हो रहा था, कोई पैका आ रहा था, कोई मतलब होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सबसे बड़ी बार है, उस एसोसिएशन है, उसका कोई रोल है कि वो नज़र आए हमें, जो माजी में नज़र आता था वो बिल्कुल ख़त्म है। मतलब वो आप जब बिल्कुल हुकूमत के साथ मिल जाते हैं तो आपका अपना जो एक्चुअल किरदार है वो ख़त्म नज़र आता है। इसी वजह से अब हारून रशीद साहब आ गए हैं, तो सीक्वेंस के साथ पिछले 3 साल में हुकूमत बिल्कुल रिलैक्स चल रही है। अगर जो है वो तौफीक आसफ साहब बनते, उनका ग्रुप बनता, तो ये ऐलान था कि एक वकला तहरीक और वो एक मोमेंटम बनना शुरू होना था। फिर ख़ास तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट बार है, पाकिस्तान बार काउंसिल, इनको जितने भी आईनी मामलात हैं 26वीं आईनी तरमीम में इनको भी नोटिस होता है। ये जाकर कहते हैं कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है, तो वो फिर जो कोर्ट होती है उनको एक सपोर्ट मिलती है। जो 26वीं आईनी तरमीम के हक में अगर कोई जज हो उसको सपोर्ट मिलती है कि बार भी हमारे साथ है, कोई जो बार के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो साथ हैं, बेशक चंद कोई वकला जो है वो मुखालिफ हों। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें साकिब बशीर साहब से और हसनात मलिक साहब से। हसनात साहब, अब यही अब बिकॉज एक जो बात चल रही थी इस्लामाबाद में वो गालिबन यही थी, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम का हमने बहुत जिक्र सुना था, तो एक ये भी मौक़िफ़ था कि जी ये सारे इलेक्शन ज़रा हो जाए तो फिर 27वीं तरमीम की बात होगी, क्योंकि फिर आसान रहेगा। यू नो दैट इज़ वाई एज साकिब साहब इज सेइंग कि बड़ा अहम था कि ये इलेक्शन के यही रिजल्ट इस तरह के आए। देखें, अब तो 27वीं तरमीम जिस दिन तय हो जाता है नून पीपल्स पार्टी और मुक़्तदर हलकों के दरमियान कि आज हमने लानी है, तो उस दिन ले आएंगे। बार से तो आज का रिज़ल्ट जो मैंडेट मिल गया है वो उनको उनके हक़ में गया है। बार काउंसिल्स हैं वहाँ क्योंकि यंग वकला होते हैं और वो 5 साल के लिए बार काउंसिल्स बेसिकली 5 साल के लिए रेगुलेटरी बॉडी, और पाँचों जो पंजाब बार काउंसिल, KP बार, वो भी बहुत अहम है क्योंकि उन्होंने फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के मेम्बरान को इलेक्ट करना है दिसंबर में, वो भी इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। लेकिन ये जो इलेक्शन है इसने काफ़ी हुकूमत को सपोर्ट देगी। मेरा ख्याल है कि अब यही इंतज़ार करना चाहिए कि हुकूमत कब सोच रही है, और क्या ये जो बेसिकली जो 27वीं तरमीम में प्रॉब्लम आ रही है बज़ाहिर वो तकसीम है हुकूमत के अंदर कि NFC को रिव्यू करना है, कितना करना है, अगर फिर सूबों के इख्तियारात कम करने हैं, नए सूबे बनाने हैं, और जो मामलात हैं वो इस चीज़ पे बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका आपस में मामला जिस दिन हो गया तो उस दिन यानी कि सर आपकी बात, जो मुझे हसनात साहब की बात साकिब साहब समझ आ रही है वो ये है कि गालिबन शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NFC या सूबों के इख्तियारात पे एतराज़ है
और PMLN उनको नाराज़ नहीं करना चाह रही, शायद इसलिए हमने पिछले दिनों में इतनी तलखी देखी, मरियम नवाज़ और पंजाब हुकूमत एक तरफ और PPP सारी दूसरी तरफ। नहीं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें उनका इत्तेफाक भी है, ये तो चलें उनका इंटरनली इख्तलाफ होगा। वो हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र का जो मामला है उसमें आर्टिकल 200 में कंसेंट अगर निकाल दिया जाएगा तो फिर बगैर कंसेंट के आप किसी भी हाई कोर्ट के जज को किसी जगह भी भेज दें, जब चाहें भेज दें। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो जो जजेस हैं वो टारगेट है। इस पे बिल्कुल इत्तेफाक है, इस पे तो सर ये तो जो अदलिया उनका मसला ही नहीं है। वो कहते हैं अदलिया तो बस सब घर के नहीं सर, बट ये माफ करिएगा, दोनों से सवाल है कि बट हमने तो ये सुना है ना सर, कयास सराई तो इस्लामाबाद में है कि 27वीं तरमीम सिर्फ अदलिया के हवाले से नहीं होगी, उसमें और भी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो स्टेक होल्डर हुकूमत के अंदर हैं उनका इत्तेफाक ज़रूरी है। वो किस हद तक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपोजिशन अब मैटर नहीं करती, या वो जो ग्रुप अगर जीत जाता बाहर में तो वो मैटर करता। बाकी अदलिया की जो बात है, मेरा ख्याल है कि वहाँ हुकूमत के अंदर भी एक तबका सोच रहा है कि जो इस वक्त निज़ाम हमने अदलिया में राइज किया है ये ज़्यादा बेहतर होगा आइनी अदालत की। आइनी अदालत में तो एक दफ़ा जज आपने अपॉइंट कर दिया, फिर वो 3 साल जो मर्जी करे। यहाँ तो आप 2-2 महीने की एक्सटेंशन दे रहे हैं आइनी बेंच के। नहीं तो वो क्या चाहते हैं हुकूमत? तकसीम है वहाँ कि आइनी अदालत, लेकिन आइनी अदालत में कुछ अब ये है कि पीपल्स पार्टी के लोगों की कुछ ख्वाहिश थी कि आइनी अदालत बने। बाहर में असल में मसला ये है कि वहाँ वो चाहते हैं कि जिसमें हमारे वकला जज लगें, ऐसा निज़ाम हो जिसमें जजेस हमारे हों। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है जुडिशरी पे कोई रेलेवेंट भी इतनी नहीं है हुकूमत के लिए। इसमें एक और चीज़ जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, 450 वोटर्स अभी बने थे, मेंबर बने थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मेरे ख्याल में 1 माह हुआ है और वो भी एक फैक्टर था और है। उसकी वजह बताई जाती है कि क्योंकि जो बनाने जस्टिस मंदोखेल जो है उसको हेड कर रहे थे, उसमें जो है वो दीगर बार के एहसन बून साहब भी थे। और 457 वोट इस साल बनाए गए, नया वोट तो ये 457 वोट, और उसमें एनरोलमेंट कमेटी में 3 रुकनी होती है, 2 मेंबरान इस ग्रुप के होते हैं। जो क्या बात है, तो फिर उन्होंने भी और उसमें मजे की बात है, आप देखें ना 57 वोट जो नए बने हैं डेफिनेटली। और उसमें आप देखें कि जो ट्रेंड जो एनरोल हुए हैं, जो अपीयर हुए हैं, जिनको उन्होंने इंटरव्यू में पास किए, वो भावलपुर, मुल्तान, क्वेटा ज़्यादा है। कराची और इस्लामाबाद में जो है स्ट्रिक्ट रखा गया है कि क्राइटेरिया, वहाँ कॉम्पिटेंस कम है। मतलब क्या आप कह रहे हैं इस्लामाबाद कराची में कॉम्पिटेंस कम है? तकरीबन 99% लोगों को क्वेटा में एनरोल किया गया और इस्लामाबाद और कराची में 60% होंगे ये 70%। बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।